चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। देखिए, वाई आर यू होल्डिंग बैक, वाई बोथ ऑफ यू आर होल्डिंग बैक। आप किसी रिलेशन में हैं, लव रिलेशन भी हो सकता है या कोई और रिलेशन हो सकता है, जिसमें कि आप दोनों ही होल्ड बैक कर रहे हो। मतलब आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो भी आगे नहीं बढ़ रहे। हालांकि इंटेंशंस दोनों के आगे बढ़ने की हैं, दोनों चाहते इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, दोनों चाहते इस रिलेशन में कुछ अच्छा हो, प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, लेकिन दोनों ही होल्ड बैक कर रहे हो। तो ऐसा क्यों है? आप होल्ड बैक क्यों कर रहे हो वो भी समझने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, एंड व्हाट कैन बी डन। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स चेक। ये मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स हैं, आप इनको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सारे ही कार्ड जो मैं आज रीडिंग करूँगी सभी मेरे डिज़ाइन किए हुए कार्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं वाई बोथ ऑफ यू आर होल्डिंग बैक। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, वाई यू आर होल्डिंग बैक इन दिस रिलेशन। जबकि you do not have any ill feelings for this person, when you do not have any grudges for this person, still you are holding back. Why? Wow, we have the Empress card, Shri Lakshmi, the mother card. ये Empress card है। Wow, King of Cups, जनक, ये राजा जनक का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, दो ही कार्ड काफ़ी हैं आपको, मेरे को, आपको। ओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, मंदोदरी कार्ड है ये, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। समझ गई। सती, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, सती। ठीक है, बहुत गीता ज्ञान, अरे बाबा रे। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाई यू आर होल्डिंग बैक। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे आपके लिए बहुत ही क्लियर कट समझ में आ रही है कि आप एक क्वीन एनर्जी में हो। आप के लिए कुछ चीज़ें हैं, आपके लिए कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं, आपके लिए कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर। आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्यार आप करते हो इस पर्सन से, आप इस पर्सन के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशन में ग्रोथ भी चाहते हो, लेकिन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ को लेकर जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ आप किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनके साथ आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो आपका बेसिक, वी कैन से कि आप दोनों का जो बेसिक झगड़ा है वो इसी चीज़ को लेकर है कि रिक्वायरमेंट्स आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, आपके हिसाब से लाइफ में जो होना चाहिए, रिलेशनशिप में दो लोगों को जैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपकी वो प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। आपको उस नज़रिया, आपका नज़रिया बिल्कुल अलग है, और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से ये रिलेशनशिप खटाई में पड़ गया है और आपने होल्ड बैक कर लिया है। आप इसको उस जिस तरीके से आपके हिसाब से अगर ये नहीं चल सकता तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा मुझे क्लियर कट आपके लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, लक्ष्मी एनर्जी में, मदर एनर्जी। मे बी यू आर मैरिड, आप मदर हो, आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, आपके रेपुटेशन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आप हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपकी हो चुकी है, उस कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से आप समझौता नहीं करना चाहते हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मे बी ये रिलेशनशिप में आपको अपनी लाइफ के कंफर्ट के साथ समझौता करना पड़ रहा है, या अपनी मदरहुड में आपको समझौता करना पड़ रहा है, राइट। तो इस वजह से आप इतने ज़्यादा समझौतों के साथ इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि एक परिपक्वता है आपके अंदर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक परिपक्व सोच है, इस रिलेशन को लेकर आपके अंदर एक परिपक्व सोच है। आपके हिसाब से हर एक चीज़ का एक समय होता है, जैसे कि हर रिलेशनशिप का एक शुरुआती फेज़ होता है, मिडल फेज़ होता है, और उसका एक मैच्योरिंग फेज़ होता है। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में समय के साथ डेवलपमेंट हो, जैसे कि एक जो शुरुआती फेज़ थी, बबल फेज़ थी या लव बॉम्बिंग की फेज़ थी, वो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन आपकी जो पर्सन है वो शायद अभी भी उस फर्स्ट फेज़ में ही अटके पड़े हैं, और आप चाहते हो कि वो उस रिलेशन से आगे निकलें, कमिटमेंट की तरफ जाएं। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस रिलेशन में, जितना एनर्जी आपने लगाई है, उसका आपको फल मिले, आप देना चाहते हो उतना, मतलब आप रेडी हो
रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, फ्रूट्स देने के लिए उन्होंने जो भी आपके पर्सन ने जो वक्त लगाया है, एनर्जी लगाई है, उसके बदले में आप उनको भरपूरता के साथ चीज़ें रिटर्न करना चाहते हो। लेकिन वैसा आप अपने लिए भी तो चाहते हो। मे बी आप इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहते हो, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, या आप चाहते हो आप दोनों का अपना एक बच्चा हो, आप बच्चा प्लान करना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, जो वो नहीं करना चाहते हैं। आप एक रिलेशनशिप में एक लग्जरी लाइफ के साथ जीना चाहते हो, आप अपनी वैल्यू के साथ जीना चाहते हो। यू आर अ हाई वैल्यू वुमन। आप चाहते हो कि आपको सोसाइटी में मान सम्मान मिले, एक पत्नी का स्थान मिले, एक माँ का स्थान मिले, वो दर्जा आपको मिले। या फिर अगर ये लव की बात नहीं, बिजनेस की बात है, तो बिजनेस पार्टनर में इक्वालिटी मिले, आपको इक्वालिटी का दर्जा मिले, आपको भी अधिकार मिले, आपको भी डिसीजन लेने की आपको पावर मिले, जो कि आपको नहीं मिल पा रही है इसमें। आप इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आना चाहते हो, वो आप नहीं लेकर आ पा रहे हो। जितनी आपके अंदर एफिशिएंसी से आप इस रिलेशनशिप में दे सकते हो, उतना आपको देने के लिए गुंजाइश ही नहीं बची है। आप देना चाहते हो पर देने की गुंजाइश ही नहीं, तो आप दोगे कहाँ? इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से अकम्प्लिश हो जाना चाहिए था अब तक, जितना इसको ग्रो हो जाना चाहिए था, उतना आप करने के लिए तैयार हो, पर सामने से वैसा आपको करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, या वैसी फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे कहाँ? उसमें एनर्जी दोगे कहाँ? उसमें आगे बढ़ोगे कहाँ? इसलिए आपको होल्ड बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं मिल रही है, आपको आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं मिल रही, तो इसलिए आपको रुकना पड़ रहा है। आप होल्ड बैक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इवोल्यूशन चाहते हो, विकास चाहते हो। विकास की संभावना इस रिलेशनशिप में आपको नजर ही नहीं आ रही है, ठीक है? इसलिए भी आप इसमें होल्ड बैक करके रुके हुए हो। हर तरीके से, मतलब आप इस रिलेशनशिप में हर तरीके से एक फुलफिलिंग लाइफ चाहते हो। आपका एक अच्छा घर हो, आपका एक अच्छा बिजनेस हो, आपका एक अच्छा वेकेशन हो, आपकी वेकेशंस गुजारो, क्वालिटी टाइम गुजारो, अपना घर बनाओ, अपने फैमिली को प्लान करो, राइट? हर तरीके से एक अबंडेंट लाइफ आप इस रिलेशनशिप में, और आप केपेबल हो इस रिलेशनशिप में, ये सब करने के लिए आप केपेबल हो। लेकिन आपको ऐसा करने के लिए जो जगह, जिस स्थान की ज़रूरत होती है, वो स्थान ही आपको नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे? इसलिए आप होल्ड बैक किए हुए हो। और ये जो पर्सन है जिनके साथ में आप होल्ड बैक किए हुए हो, मोस्ट पॉसिबली ये डबल डीलर है, यानी आपके साथ भी अलग डील कर रहे हैं, किसी और के साथ डबल डील कर रहे हैं, ठीक है? और आपको इमोशनली किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली ड्रेन होते हो आप इनके साथ, क्योंकि आप इनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको जैसा इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए ये नहीं दे पाते हैं, तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। तो दे देकर कितना दोगे आप? इमोशनली किसी को कितना दोगे? इसलिए आप होल्ड बैक कर लेते हो, अपनी एनर्जी को होल्ड बैक कर लेते हो। आप इस रिलेशन में बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि आप तो बहुत कैपेबल हो, सब कुछ आप अकेले अपने ही बलबूते पे भी कर सकते हो, इतने आप कैपेबल हो। लेकिन क्यों करोगे आप? अगर सामने वाला व्यक्ति इक्वली आपके साथ में पार्टनरशिप में आने के लिए रेडी ही नहीं है, तो कब तक एक ही इंसान इस चीज़ में दिए जाएगा? इस चीज़ की आपकी लिमिट आ चुकी है। अकेले इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड किए जाने की आपकी लिमिट आ चुकी है। और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ चुके हो कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि आपको अकेले को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, आपको अकेले को ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं तो बेचारा हूँ, मेरी तो क्या औकात है, मैं कैसे करूँ। खुद को विक्टिम बता के आपके ऊपर सारा बोझ डाल देना। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही सब कुछ करो। तो इस तरह का नेचर इस सामने वाले पर्सन का ऐसा हो सकता है। इस वजह से, हालांकि आप इस एनर्जी में हो, वैसे श्री लक्ष्मी एनर्जी है ना, लेकिन आपको एक मंदोदरी वाला, यानी कि अगेंस्ट योर हस्बैंड्स विल, आपको आपके हस्बैंड के अगेंस्ट, हस्बैंड या जो भी पर्सन से आप डील करें, आपको ना चाहते हुए भी इनके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ इनके अगेंस्ट आपको उठानी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने स्किलफुल हो, आपको पता है कि आप कितने क्लेवर हो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो फिर आप ये गलत चीज़ें अपनी लाइफ में क्यों बर्दाश्त करोगे? जबकि आप किसी और की बाउंड्रीज़ को इन्वेड नहीं करते हो, तो कोई दूसरा पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ को इन्वेड कैसे कर सकता है? आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कहोगे कि मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन देते, जो है तुम्हारे दिमाग में क्लियर बताओ। ये बात आपने उनको बोली होगी, इस पर्सन को, कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, मुझे आप क्लियर बताओ।
आप बहुत समझदार हो, आप बहुत कैपेबल हो, आप में चीज़ें समझने की पावर है, आप में डिसीजन लेने की पावर है, लेकिन उन चीज़ों का उपयोग ही कोई नहीं करना चाहता, आपकी इन कैपेसिटीज़ का कोई उपयोग ही नहीं करना चाहता, आपकी विजडम का कोई उपयोग ही नहीं करना चाहता, आपकी एडवाइस को कोई मानना ही नहीं चाहता। तो फिर आपको हार के जानबूझ के टफ एक्सटीरियर दिखाना पड़ेगा, तब आपको अपना वो जो सॉफ्ट साइड है उसको छुपाना पड़ेगा, होल्ड बैक करना पड़ेगा और अपनी वो साइड सामने लानी पड़ेगी जो कि आप लाना नहीं चाहते हो, जो कि आपकी फेवरेट साइड नहीं है। और जब आप ऐसा करते हो तब भी नुकसान आपका ही है। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि अगर आप अकेले इक्वली पार्टिसिपेट अगर ये पर्सन नहीं करा, आपको करना है, अकेले आपको करना है, तो एक्सप्लॉइट हो गया, तो आप एक्सप्लॉइट हो गए या फिर आप बुरे बनोगे। दोनों ही कंडीशन में एक तरीके से हार तो आपकी, बुरे तो आपको बनना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय इस कान को इस हाथ से पकड़ो। अगर आप इसमें दिए जाते हो अकेले तो आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है, आपका शोषण होता है, आप चुप रहो, चुपचाप शोषित हुए जाओ। और अगर आप इसमें बोलते हो तो आप बुरे बन जाते हो। इस तरह की किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए, इसलिए ना ही आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, ना ही आप इसके साथ जा रहे हो, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही स्थिति में हार आपकी होने वाली है। अगर आपने यस बोला, आगे बढ़े, तो भी आपका शोषण होना, अगर आपने नो बोला, आपने आवाज़ उठाई, तो बुरे आप बनने वाले हो। इस कंडीशन में फंसे हुए हो आप। दोनों ही तरीके से जीत हार आपकी है, और इसलिए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है। और हालांकि होल्ड बैक करने में भी आपको भी हार आपकी है, होल्ड बैक करने में भी हार आपकी है। बहुत बुरी तरीके से आपकी डिफीट खा रहे हो आप इस इंसान की वजह से। ये जो भी इंसान है, हर तरीके से बैक स्टैबिंग आपके ही साथ हो रही है, हर तरीके से चीटिंग आपके ही साथ हो रही है। आप बोलो तो भी, ना बोलो तो भी, और होल्ड करो तो भी, तीनों ही तरीके से डिफीट आपकी ही होने वाली है। एक वो कहावत है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में है। ये गलत करे, सही करे, जो भी करे, ये सही, ये जो कर रहा है वही सही है। आप अच्छा कर रहे हो तो भी बुरे हो, बुरा कर रहे हो तो भी बुरे हो, कुछ ना कर रहे हो तो भी बुरे हो। इस स्थिति में आप फंस चुके हो। आपको ये पता चल चुका है कि आप जो होल्ड बैक कर रहे हो ना, इसकी भी बुराई होने वाली है। बोलोगे तो भी बुराई होने वाली है, ना बोलोगे तो भी बुराई होने वाली है। हर तरीके से आपकी बैकबाइटिंग आपके ऊपर होने ही वाली है। आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसने ही वाले हो। ये पर्सन आपसे डिसएग्री करने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस इंसान के साथ अभी रिएक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए, इसके साथ में डील किया जाए तो किया कैसे जाए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी इम्बैलेंस एनर्जी। आप इस पर्सन के साथ में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए हर कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके इसके साथ ना आप, और कोई आपको ये बता दे कि यार आखिर चला कैसे जाए इस इंसान के साथ, इसके साथ सही क्या और गलत क्या है, ये कौन बताए आपको। आप इसके लिए कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे सही गाइड करो कि मुझे एक्चुअली इस पर्सन के साथ करना क्या चाहिए, इस रिलेशन में आखिर में बैलेंस बनाऊँ तो बनाओगे। जैसे कौरव और जो पांडवों की स्थिति थी ना, वो आपकी स्थिति है। पांडव अगर युद्ध करते हैं तो भी नुकसान में, ना युद्ध करते तो भी नुकसान में है, और युद्ध करके, ना युद्ध करके जंगल में, वन में चले जाते तो भी नुकसान में। हर तरीके से हैरेसमेंट उनका हुआ, चाहे उन्होंने कन्फ्रंट किया तब भी उनका हैरेसमेंट हुआ, जब कन्फ्रंट नहीं किया तब भी हैरेसमेंट हुआ। हर तरीके से उनका हैरेसमेंट हुआ, हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। तो वही स्थिति आपकी हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है। इस समय पे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा बात यही होगी कि आप अपने आप को बैलेंस बना के रखो, क्योंकि ये पर्सन तो किसी भी तरीके से आपके कंट्रोल में आने जैसा दिखता नहीं है। आप अपने पेशेंस में रहो, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपना हीलिंग, अपना बैलेंस का आप वर्क आप करते रहो। आप फ्यूरियस ना हो जाओ, आप अपना बैलेंस ना खो जाओ। सबकी सुनो लेकिन अपने मन की करो। आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। आपने, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों से जानना चाह रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन करना आपको अपने मन की ही है। आपको इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, क्योंकि एट द एंड कोई इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकता है तो वो आपके ईश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। तो कुछ समय के लिए शांति बना के रखें, प्रार्थना ही करते रहें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, 2 ग्लास टेक्निक का इस्तेमाल करें, डिप्लोमेसी से काम लें। जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता वहाँ टेढ़ी उंगली से घी निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हर तरीके से मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान जो डायरेक्ट डील करने में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिलीव करते हैं। बट यहाँ पर इस इंसान के साथ में, जैसे कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकेगा, इसके साथ आपको किसी टेक्निक से काम लेना पड़ेगा, तभी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, तभी आप इस इंसान के साथ में डील कर पाएंगे। मतलब होल्ड करने का भी कोई फ़ायदा दिख रहा नहीं है, कन्फ्रंट करने का भी कोई फ़ायदा दिख रहा नहीं। इस पर्सन के साथ
इसकी हाँ में हाँ मिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे इसके अगेंस्ट जाकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और चुप बैठने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ये किसी भी हर एक इंसान के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, बड़ी फंसावट वाली सिचुएशन दिख रही है मेरे को। जिधर भी जाओगे गलत आप ही साबित होने वाले हो, इसलिए आप होल्ड बैक करके बैठे हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में कि आपको करना क्या है। ये है आपकी प्रॉब्लम, और इसमें आपको करना ये है कि अपना इनर बैलेंस बना के रखना, क्योंकि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है, और हर तरीके से ये ठीकरा आपके ही सिर पे फोड़ने वाला है। ओके, तो इसमें आप ईश्वर से प्रेयर करें, गीता जी का पाठ करें आप, ठीक है, क्योंकि गीता ज्ञान कार्ड आया था। हो सकता है कि गीता का पाठ करने से उसके अंदर ऐसी कोई टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली टेक्निक हो जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रैंडमली आप गीता जी का पेज खोलिए और गीता जी के पेज पर रैंडमली किसी श्लोक पर उंगली रखिए और वहाँ से देखिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। मोस्ट पॉसिबली वो गाइडेंस आपके लिए होगी। चलिए देखते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये क्यों होल्ड बैक कर रखा है। ये या तो ये इन्फॉर्मेशन होल्ड बैक कर रहा है, या कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहा है, कुछ तो होल्ड बैक कर रहा है डेफिनेटली, या कोई सीक्रेट है जो होल्ड बैक कर रहा है। तो ये क्या होल्ड बैक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे हम। What they are holding back and why? What are they holding back and why? बहुत सारे कार्ड गिर गए। 9 of Wands, resilient, देखिए डिफेंस स्ट्रेंथ। डेफिनेटली इस इंसान के साथ जो भी आपका सिचुएशन चल रही है, आपकी परीक्षा ले रहा है, किसी न किसी तरह के आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहा है ये इंसान, ठीक है। आपकी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, या तो ज़िंदगी आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है, या इंसान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आपके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है, आपके डिटर्मिनेशन की परीक्षा ली जा रही है, आप कितने स्ट्रांग हो इसकी परीक्षा ली जा रही है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर कितनी है इसकी परीक्षा ली जा रही है। चैलेंजेस के दौरान आप कैसे बिहेव करते हो इसकी परीक्षा ली जा रही है। आपके विश्वास की, ईश्वर आपके विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं इस घड़ी में, और इसीलिए ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, ये ऐसी हरकतें कर रहा है कि जानबूझकर आपको टेस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी करोगे लेकिन ब्लेम आपके ऊपर आने वाला है। तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। और धर्म चक्र, देखिए आप धर्म संकट में फंसे हुए हो किसी तरीके। जैसा मैंने कहा ना कि धर्म संकट वही तो होता है कि क्या करे क्या ना करे। जैसा कि अर्जुन धर्म संकट में फंसे हुए थे कि अभी क्या करूं, लड़ूं तो भी नुकसान है, ना लड़ूं तो भी नुकसान है। तो ऐसा ही धर्म संकट आपके सामने भी आया हुआ है। जैसे कि देवकी भी एक तरह के धर्म संकट में थी। अगर कंस को बच्चा देती हैं तो भी हार उनकी है, कंस को बच्चा नहीं देती हैं तो भी हार उनकी है। धर्म संकट की बात है, क्योंकि वचन का पालन करे तो भी नुकसान में है, बच्चे को ना दे तो भी नुकसान है, बच्चे को दे तो भी ना नुकसान, हर तरीके से नुकसान तो उसमें वसुदेव और देवकी का ही होने वाला था। ऐसी ही परीक्षा ईश्वर लेते, ऐसी बड़ी परीक्षा ईश्वर लेते। जब ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते, जब ईश्वर आपको अपनी प्रेजेंस, उपस्थिति का एहसास कराना चाहते, तो उसके पहले आपको ऐसे टेस्ट में डालते हैं, ऐसी दुविधा में आपको डालते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे वजह ये पर्सन नहीं है, उसके पीछे ये वजह है आपका लाइफ का लेसन जो आपको सीखना है। और आपका लाइफ का लेसन ये है कि आप ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो, ईश्वर पर कितना फेथ करते हो। Why he is holding back? One card please. उन्माद, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओ माय गॉड, देखिए इस पर्सन में किसी न किसी तरह का उन्माद, समझते हैं आप, पागलपन चढ़ा हुआ है इस पर्सन को, किसी न किसी तरह का पागलपन चढ़ा हुआ है। ये पर्सन किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वेट कर रहा है, कुछ चमत्कार हो जाएगा उसकी लाइफ में, ऐसी कुछ वेट कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी के, ये पर्सन बहुत ज़्यादा भाग्य पर भरोसा कर रहा है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा भाग्य पर भरोसा कर रहा है। भाग्य के भरोसे इसने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। यस 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 यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ईश्वर के भरोसे कह लें या भाग्य के भरोसे कह लें, इस पर्सन ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ भी होना संभव है, हालांकि इसमें 100% रिस्क है। इस पर्सन, ये जो भी कर रहा है ये पर्सन, इसमें 100% रिस्क डेफिनेटली है। ओके, 100% रिस्क डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ने ये रिस्क लिया है। जीने और मरने का, मतलब लाइफ एंड डेथ का कोई सवाल है जिस पर इस पर्सन ने बैट लगा दिया है।
और जिसमें कि ये पॉजिटिव की उम्मीद में था, गुड लक, पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ फ़ायदा इनको मिल जाए। देखिए ये पर्सन ने बहुत ही इंस्पायर होके ये एक्शन लिया है, बहुत वी कैन से बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन है, बहुत एडवेंचरस काम है जो भी काम इनने किया है। कैलकुलेटेड रिस्क, इसको व्यक्ति को लगता है कि इसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस ओके, वाह, यस आई गॉट इट। ओके, तो आपको इस पर्सन पर डाउट है, आपको इस पर्सन के, जैसे आपके कार्ड्स आए थे ना अभी, यस, आपको इस पर्सन पर डाउट है, आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं करते हो और आपने इस पर्सन को कोई काम करने से रोका है। जैसे मंदोदरी ने रावण को रोका था ना कि आप सीता को क्यों लेकर आ गए, सीता को मत लाइए, तो आपने इस पर्सन के एक्ट के ऊपर कुछ बोला है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये पर्सन, क्योंकि आप इस पर्सन को ये जो भी काम कर रहा है, जो भी पैशन का ये काम कर रहा है, जो बड़ा गेम, रिस्क गेम ये पर्सन खेल रहा है, इसमें आपने इसको रोका है और इसीलिए ये आपको डिटेल नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर इसने आपको सारी डिटेल्स बता दी तो ये आप उसको वो काम करने नहीं दोगे और इसलिए व्यक्ति आपके इस काम को करने से आपको रोक रहा है, आपको नहीं बता रहा। ऊप्स। देखो जो बात आप इस पर्सन को बता रहे हो ना, ये पर्सन को ये बात ऑलरेडी पता है कि इसमें कितने, जैसे रावण को ऑलरेडी पता था कि सीता को ला के आने का हश्र क्या होगा, 50-50 चांस है, या तो राम को हरा सकेगा और पूरे भारत का राज्य उसको मिल सकेगा, या तो फिर वो हार जाएगा। मतलब उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, हालांकि कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, उसके हिसाब से उसने बहुत सही रिस्क लिया, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से राम किसी भी हालत में इस युद्ध को नहीं जीत सकेंगे और वो सेफ साइड पर है। और क्योंकि मंदोदरी उसके अगेंस्ट थी, इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ें मंदोदरी से में भी शायद छुपाई हो या उसको नहीं बताता हो, उसको इग्नोर करता हो, उस तरह की चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह से वसुदेव ने भी खुद ने कंस को प्रॉमिस कर दिया था कि मेरा सारे बच्चे, जब 8वां पुत्र है तो सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, तो ये प्रॉमिस वसुदेव ने किया था, 100% रिस्क के ऊपर किया था कि शायद दोस्ती की वजह से वो उसके बच्चों को छोड़ भी दे या ना भी छोड़े, तो 100% रिस्क के ऊपर ये कोई काम किया हुआ है, भाग्य पर भरोसा करके ये कोई काम किया हुआ है, बहुत ही पैशन में आके ये काम किया हुआ है। और क्योंकि ये काम इस तरीके से किया हुआ और आप इस काम को नहीं करने दे रहे हो, इसलिए होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन इन्फॉर्मेशन को, या जो भी है आपसे होल्ड बैक कर रहा है। और आप होल्ड बैक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इस पर्सन के किसी भी चाल पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए आप भी होल्ड बैक कर रहे हैं। आप उन पे भरोसा नहीं करते इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हो, और वो आप पे भरोसा नहीं करते इसलिए वो भी होल्ड बैक कर रहे हैं। या तो ट्रस्ट इश्यूज, ज़बरदस्त ट्रस्ट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जिस भी इशू को लेकर ये ट्रस्ट, ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। जिस भी इशू की वजह से आप दोनों होल्ड बैक कर रहे हैं, इस इशू का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आप दोनों किसी न किसी एक इशू को लेकर लड़ रहे हैं या होल्ड ऑन कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं आपके हिसाब से चीज़ें चले, वो चाहते हैं उनके हिसाब से चीज़ें चलें। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ें ना चलने की वजह से वो आपको साथ लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है। 1 कार्ड ओनली। सो दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये भी मैंने अपने कर कमलों से डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं ये। सो इसका रिजल्ट, ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होने वाला है भाई। बैलेंस इज द की टू हार्मनी। बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखिए आप दोनों ही जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में कर रहे हो ना, इसे दोनों ही गिरोगे ज़बरदस्त। देखो आप देख रहे हो या स्केटिंग हो रही है, इसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे पर फुली रिलाय करना पड़ेगा, फुली भरोसा करना पड़ेगा, तभी बिना गिरे पड़े बैलेंस के साथ आपका ये हारमोनियस यूनिफॉर्म डांस चल पाएगा। ठीक है। जैसे रावण ने भी वैसे कहना नहीं माना था मंदोदरी का, तो नुकसान तो उसको भुगतना ही पड़ा था, लेकिन उसका नुकसान मंदोदरी को भी तो इक्वली हुआ था, उसको भी तो उतना ही नुकसान भुगतना पड़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि आप
यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि गलती अगर एक करेगा तो भी गिरना दोनों को पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा इंसान, अब हमारा जो भी पर्सन है, चाहे वो गलती कर रहा है नहीं कर रहा, अगर वो गिरेगा तो नुकसान हमारा भी होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है कि वो अगर गलती भी कर रहा है सामने वाला इंसान, तो वो भी ना गिरे, क्योंकि उसके गिरने में हमारा गिरना भी तय है। अडेप्टेशन, अब इसमें बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, इस जो भी सिचुएशन बनी इसमें बेस्ट पॉसिबल थिंग्स क्या हो सकती है, वो आपको दोनों को राय करके बैठ के समझना पड़ेगा। एक फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पर आपकी बात भी रह जाए, उनकी बात भी रह जाए और किसी का भी नुकसान ना हो। इस तरह का कोई एक कॉमन ग्राउंड आपको यहाँ पर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। जिद पर अड़कर कोई, अगर आप दोनों ही जिद पर अड़े रहोगे तो इसका नुकसान दोनों को ही होगा। दोनों को ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, दोनों को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा कि अब सिचुएशन अगर गड़बड़ हो गई तो इसको कैसे ठीक किया जा सकेगा। स्ट्रेस डेफिनेटली आपको होने वाला है इसमें, या उस पर्सन को भी होने वाला, दूसरे को भी। काफ़ी सारा फाइनेंशियल इम्बैलेंस, डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल इम्बैलेंस की बात हो रही है, कोई फाइनेंशियल रिलेटेड इशू है। जगलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदाउट फोकस, इसमें एक पर्सन ने डेफिनेटली अपनी दूसरी पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ताक में रखकर कोई फाइनेंशियल इम्बैलेंस का काम इसमें डेफिनेटली किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रखकर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लिया गया है इसके अंदर, और अब इसको बैलेंस में लाना दोनों ही व्यक्तियों की ड्यूटी है, क्योंकि इसमें एक का गिरना से दोनों का गिरना तय है। अगेन 2 ऑफ कप्स कार्ड है। ये जो सिचुएशन बनी है इसमें एक दूसरे के सहारे और सहयोग से ही निपटा जा सकेगा। एक दूसरे को ब्लेम करके, एक दूसरे के अगेंस्ट जाके इसमें से आप नहीं निकल सकेंगे। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल पार्टनरशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही, इस बैलेंस में रहकर ही इस प्रॉब्लम में से, इस चीज़ में से बाहर निकला जा सकेगा। ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू, बैठकर बातचीत करने के थ्रू, होल्ड बैक करने की बजाय कोशिश करें कि खुलकर इस पर आप बातचीत कर पाएँ और कोई कॉमन ग्राउंड, कॉमन सॉल्यूशन आप निकाल पाएँ। ये पूरा का पूरा मामला मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मामला लगता है। आप एक दूसरे पर, मुझे लगता है, फाइनेंसेस को लेकर भरोसा नहीं करते हैं, और ये जो भरोसा था वो इस कदर से एक दूसरे का आप दोनों ने हिला दिया कि दोनों ही एक दूसरे का नुकसान कर बैठे हो। इस भरोसे ना भरोसा होने के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे का, या दोनों ही अपना अपना और एक दूसरे का भी बहुत बड़ा आप नुकसान ऑलरेडी कर चुके हो। और अगर इसमें अभी भी आपने समझदारी से एक दूसरे के साथ ना चले तो इसमें बहुत और अधिक नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। और देखते हैं कि इसमें लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए मैंने अभी तो कार्ड हाथ ही लगाया है। लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेटली ये फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई मुद्दा है। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस आप लोगों को हो रहा है, फाइनेंसेस का मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसमें डेप्ट होने की भी संभावना, आपके ऊपर कर्जा होने की संभावना है। आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलकर आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्राइसिस है जिसके साथ आपको मिलकर इसमें गुजरना पड़ेगा। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, अभी भी बहुत कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है। यहाँ लिखा है इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। अगर समझदारी से काम लें, अगर ठीक तरीके से अभी भी आपने काम लिया तो शायद बिगड़ी हुई बात अभी भी आपकी बन सकती है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए, गोल सेटिंग्स कीजिए, क्लियर विजुअलाइजेशन कीजिए, सेल्फ बिलीफ एक्सरसाइजेस कीजिए, भगवान पे थोड़ा भरोसा रखिए, कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअलिटी। यस, मैंने बोला ना कि ये आपका टेस्ट है, ये आपके फेथ का टेस्ट है, ये आपके विश्वास का टेस्ट है। कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअलिटी,
ओ मनी ब्लॉकेज, ओ माय गॉड, एज आई टोल्ड यू, ये कोई ना कोई मनी मैटर है ज़बरदस्त वाला। मनी ब्लॉकेज जोरदार बना है और ये मनी ब्लॉकेज आपकी स्पिरिचुअल, ये आपका एक स्पिरिचुअल टेस्ट है और इस इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इसमें से आप निकल सकते हो। स्पिरिचुअल वे में आप इससे निकल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग लॉ और यस ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है आपका। अंडरस्टैंड एंड फॉलो यूनिवर्सल लॉज, कोई यूनिवर्सल लॉ है मनी से रिलेटेड, कोई यूनिवर्सल लॉ है जिसके अगेंस्ट आप गए हो, जिसके अगेंस्ट आपने कोई डिसीजन लिया है। स्टडी एंड अंडरस्टैंड यूनिवर्सल लॉ, अलाइन योर एक्शंस विद देम, अपने आप को यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन कीजिए, अपने फेथ को मजबूत कीजिए। डिवोशन, सी मैंने बोला ना, ये कार्ड आपके 100% ये जो सिचुएशन बनी है ये आपके टेस्ट, ये आपके फेथ को टेस्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन बन पड़ी है। डिज़ोल्व बैड कर्मा, इस वक्त में आपका कोई बैड कर्मा का कार्ड है, इस वक्त में कोई बहुत पुराना प्रारब्ध कर्म है जो कि फल दे रहा है। ऐसे में ईश्वर के प्रति विश्वास, अपनी स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स पर भरोसा करके और इस पर्सन के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करके बैठकर बातचीत करके एक कॉमन ग्राउंड पर आकर समझदारी से डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आप इस बड़े नुकसान से बच जाएं। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक आपको शायद इसमें मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए।
इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही
सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं